नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग देसाई और इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पी डी कैरियोके। आज सुनते हैं बड़ी ही दिलचस्प कहानी, एक बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म जिसका नाम है डॉन। डॉन वैसे तो रिलीज़ हुई थी 1978 में, लेकिन इस फिल्म के बनने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था 1973। आप लोग सोच रहे होंगे कि 73 में फिल्म बनने का सिलसिला शुरू हुआ और वो 78 में जाकर के रिलीज़ हुई, ऐसा क्यों? वेल, इसके पीछे बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं और आज वही सारे किस्से कहानियाँ लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसी फिल्म जो विवादों से घिरी हुई थी, एक ऐसी फिल्म जो एक रिजेक्टेड स्क्रिप्ट पे बनी, एक ऐसी फिल्म जो उधार पे बनी। हर एक कलाकार जो इस फिल्म में जुड़ा था, चाहे वो एक्टिंग करने वाला एक्टर हो या गाने गाने वाले सिंगर्स हों या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों या स्क्रिप्ट राइटर, सारे के सारे जो इस फिल्म के कलाकार रहे, उन्होंने इस फिल्म में अपना योगदान दिया बिना किसी पैसों के शुरुआत। और सब लोगों ने इसी शर्त पे काम किया कि फ़िल्म जब बन के रिलीज़ हो जाएगी और अगर ये कामयाब होगी तो हम लोग हमारी फ़ीस लेंगे। और ऐसा करने की भी एक वजह थी, वो ज़माना और था, लोग एक दूसरे की मदद करते थे और ये भी किसी की मदद करने की ही कहानी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उस ज़माने के जाने माने सिनेमाटोग्राफर नरीमन ईरानी जी। जी हाँ, नरीमन ईरानी जी जो है वो एक छायांकन करने वाले इंसान थे, फोटोग्राफी करते थे, फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी करते थे और बहुत सारी फिल्मों के वो सिनेमाटोग्राफर रह चुके थे। और कुछ सालों पहले 1969-70 में उन्होंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था ज़िंदगी ज़िंदगी। और वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद बुरी तरह पिटी, ऐसी पिटी के एज अ प्रोड्यूसर नारिमन ईरानी को बहुत नुकसान हुआ और वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो गए और बड़े परेशान थे, बड़े डिप्रेशन में चले गए थे। काम कर रहे थे लेकिन एज अ कैमरामैन क्या तनख्वाह मिलती होगी। तो उन्होंने अपनी परेशानी जो है बहुत लोगों को बताई और फिर 1973 में एक ऐसा दौर आया जहाँ पे एक मामूली सा एक्टर सुपरस्टार बन गया और वो थे मिस्टर अमिताभ बच्चन। जी हाँ, 1973 अमिताभ बच्चन के लिए बहुत ही लकी साल साबित हुआ। उस साल में अमिताभ जी की कम से कम 5 फिल्में रिलीज़ हुई, जिसमें से सारी फिल्में एक्चुअली एवरेज फिल्म रही, लेकिन कुछ फिल्में अबव एवरेज रही और कुछ फिल्में हिट भी हुई। और ख़ास करके 2 फिल्में उनकी बहुत ही प्रचलित हुई उस 1973 के साल में, वो थी फिल्म ज़ंजीर और साथ साथ ही फिल्म रिलीज़ हुई थी नमक हराम। और वो एक उनका चढ़ते हुए सूरज का समय था अमिताभ जी का। और बहुत सालों पहले अमिताभ जी जो है मनोज कुमार जी को मिले थे थ्रू मिस्टर चंद्रा बारोट, जो डॉन के डायरेक्टर हैं। और उनकी सिफारिश से मनोज कुमार जी एक फ़िल्म में अमिताभ जी को कास्ट करने वाला थे। उस फिल्म का नाम था यादगार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मनोज कुमार जी ने उनको कास्ट कर लिया। 1973 में बनने वाली उनकी फ़िल्म जो थी वो थी रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी कपड़ा और मकान में एक बड़ा ही अहम किरदार अमिताभ जी को दिया गया। वो स्पेशल अपीयरेंस जैसा ही था, लेकिन इट वाज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। और क्योंकि अमिताभ जी उस साल में काफ़ी हिट हो चुके थे, पब्लिक की पहचान उनको मिल गई थी। ही वॉज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर इन दैट ईयर एंड दैट्स हाउ ही गॉट द फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। और उस फिल्म में चंद्रा बारोट जी जो है वो असिस्ट कर रहे थे मनोज कुमार जी को। मनोज कुमार जी चंद्रा बारोट जी के गुरु थे। और इस दौरान सिनेमाटोग्राफी कर रहे थे नरीमन ईरानी साहब। और नरीमन ईरानी साहब जो है सेट पे हमेशा बुझे बुझे रहते थे, खोए खोए रहते थे। और उस फिल्म में
रोटी कपड़ा और मकान के समय जीनत अमान भी इंट्रोड्यूस हुई थी। बड़ा स्टार कास्ट था, शशि कपूर, जीनत अमान, दीपक कुमार, फिर मौसमी चटर्जी, मनोज कुमार खुद, अमिताभ बच्चन एक छोटे से रोल में थे। तो उस समय नरीमन ईरानी साहब के साथ ये यूनिट की दोस्ती हो गई और उन्होंने पूछा, अरे नरीमन साहब क्या प्रॉब्लम है, आप बड़े बुझे बुझे से लगते हैं, बड़े शांत हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम यूनिट के साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मैंने एक फ़िल्म बनाई थी ज़िंदगी ज़िंदगी, वो बहुत बुरी तरह पिटी है और मेरे सर पे इस वक्त 12-15 लाख रुपए का कर्ज है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिल्म के यूनिट वालों ने जब ये बात सुनी तो डिस्कशन हुई अंदर ही अंदर लोगों की और एक सल्यूशन दिया गया। उनसे कहा गया कि इस कर्ज़े में से निकलने के लिए आप एक और फिल्म बनाइए। नरीमन ईरानी साहब जो है वो सकते में आ गए। उन्होंने कहा, भाई मैं ऑलरेडी एक 12-15 लाख के कर्ज़े में हूँ और आप लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि एक और फिल्म बनाऊँ। फिर मनोज कुमार जी ने भी उनको यही सलाह दी और उनसे कहा कि आपको अगर इस कर्ज़े में से बाहर आना है ईरानी साहब, तो आपको एक फ़िल्म और प्रोड्यूस कर लेनी चाहिए और वो जब अच्छा बिज़नेस करेगी तो ऑटोमेटिकली आपका पिछला कर्ज़ा भी सुलट जाएगा। तो इसी बात को मतलब एक डूबता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, उन्होंने ये बात दिमाग में ले ली और सोच लिया कि एक फ़िल्म और बनाएंगे। लेकिन फ़िल्म बनाएंगे किस पर, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसमें काम कौन करेगा। तो रोटी कपड़ा और मकान में काम करने वाले कुछ स्टार्स ने, कुछ कलाकारों ने नरीमन साहब से कहा कि हम आपकी फ़िल्म में काम करेंगे और हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। अगर फ़िल्म हिट हो गई और अच्छा बिज़नेस कर लिया तो उस समय हमारी आप फ़ीस दे दीजिएगा। तो अमिताभ बच्चन और जीनत अमान रेडी हुए। चंद्रा बारोट साहब भी रेडी हो गए जो असिस्ट कर रहे थे मनोज कुमार जी को इन डायरेक्शन में रोटी कपड़ा और मकान की। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी फ़िल्म डायरेक्ट कर दूँगा। तो ईरानी साहब बड़े खुश हुए कि फ़िल्म साइन हो रही है और अमिताभ जी ऑलरेडी जंजीर जैसी फ़िल्म, नमक हराम जैसी फ़िल्म दे करके पब्लिक में हिट हो चुके हैं और वो उनके साथ में काम करने के लिए रेडी है, वो भी बिना किसी पैसों के। जीनत अमान जी लॉन्च हो चुकी थी और वो भी काम करने के लिए रेडी थी बिना पैसों के, और चंद्रा बारोट जी भी रेडी थे। तो फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो रेडी हो गए थे। नरीमन ईरानी को सांस में सांस आई, लेकिन अब जद्दोजहद शुरू हुई स्क्रिप्ट के लिए। कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग इस कहानी से बोर नहीं होंगे। तो स्क्रिप्ट के लिए जब जद्दोजहद शुरू हुई तो नरीमन ईरानी साहब की जो वाइफ है, तो उन्होंने एक्चुअली वो हेयर ड्रेसर थी वहीदा रहमान जी की। तो उन्होंने वहीदा रहमान जी से कहा कि आप सिफारिश कर दीजिए सलीम जावेद साहब जी से और हमको एक स्क्रिप्ट दिलवा दीजिए। तो वहीदा रहमान जी ने वैसा ही किया और सलीम जावेद जी के पास जब ईरानी साहब पहुँचे तो सलीम जावेद साहब ने उनको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स सुनाई। लेकिन जंजीर से ही सलीम जावेद जी जो है वो भी बहुत हिट हो गए थे। उनकी भी प्राइस मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई थी और वो इतने महंगे स्क्रिप्ट दे रहे थे कि ईरानी साहब ने कहा कि माफ़ कीजिएगा सलीम साहब, जावेद साहब, हम आपकी स्क्रिप्ट को नहीं ले सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, तो सलीम जावेद साहब को भी पता चला कि ये प्रॉब्लम है ईरानी साहब का और वो मदद चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ईरानी साहब, एक स्क्रिप्ट है हमारे पास में जो हम आपको अभी ऐसे ही दे देंगे बिना किसी पैसे के। अगर फ़िल्म हिट हो गई तो या फिल्म ने अच्छा कारोबार किया तो हमको आप आपकी फ़ीस हमारी फ़ीस दे दीजिएगा। तो ये सुनकर नरीमन ईरानी साहब ने वो स्क्रिप्ट सुनी और उनको वो स्क्रिप्ट पसंद आई। हालांकि वो स्क्रिप्ट बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट की थी, ये डॉन की स्क्रिप्ट, और फिल्म का शीर्षक उस स्क्रिप्ट के ऊपर डॉन ही था। देवानंद रिजेक्ट कर चुके थे, राजकुमार जी रिजेक्ट कर चुके थे, धर्मेंद्र रिजेक्ट कर चुके थे। इनफैक्ट धर्मेंद्र फिल्म करना चाहते थे लेकिन वो अपने बैनर्स को प्रोड्यूस करना चाहते थे और डेट्स उस वक्त समय उनके पास थी नहीं, तो वो ये फिल्म वो कर नहीं पाए और ये फिल्म आकर के झोली में गिरी नरीमन ईरानी साहब के। और नरीमन ईरानी साहब ने स्क्रिप्ट में थोड़े से फेर बदल करने के बाद डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म हम शुरू करते हैं। 1974 अप्रैल में ये फिल्म शुरू हुई और इसमें
शुरुआत में ही एक गाना शूट हुआ हेलन जी के ऊपर, और वो जो गाना है ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। वैसे तो फिल्म में कम से कम 5 गाने थे, और 5 गानों में सारे के सारे हिट रहे, लेकिन हेलन जी का ये गाना बहुत ही प्रचलित हुआ। और दूसरा गाना जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ वो था खई के पान बनारस वाला। खई के पान बनारस वाला भी जो है एक रिजेक्टेड गाना था, और अनजान साहब ने उस गाने को देवानंद साहब की एक फ़िल्म के लिए लिखा था, बनारसी बाबू। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स देवानंद जी खुद को ये गाना जो है बड़ा अजीब लगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमको ये गाना नहीं चाहिए। और वो गाने की और बहुत सारी अलग अलग फिल्मों में वो गाना गया, लेकिन किसी ने भी उसको पसंद नहीं किया, और फाइनली वो गाना रिजेक्ट की टोकरी में चला गया। लेकिन जब डॉन की बात आई तो अनजान साहब ने एक सिचुएशन के हिसाब से सुझाव दिया कि ये गाना बिल्कुल सही सटीक बैठता है, क्योंकि हुआ ऐसा था कि फ़िल्म पूरी हो गई, जब बन गई कम्प्लीटली, तो चंद्रा बारोट जी जो है वो अपने गुरु मनोज कुमार जी को ये फ़िल्म दिखाने के लिए ले गए। और जब फिल्म मनोज कुमार साहब ने देखी तो मनोज कुमार साहब जो है बहुत खुश हुए। उन्होंने पीठ थपथपाई चंद्रा बारोट जी की और कहा कि भाई तुमने फ़िल्म तो बहुत बढ़िया बनाई है, एकदम इंटरनेशनल क्लास की फ़िल्म है, और एक भी मिनट की आपने फुर्सत नहीं दिए दर्शकों को बीच में से सीट छोड़ने की, बड़ी टाइट फिल्म है। लेकिन हिंदी फिल्म की जो ऑडियंस है उनको बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। पहले हाफ में तो आपने गाने रखे हैं, लेकिन दूसरे हाफ में आपने एक भी गाना नहीं रखा, तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए और आपको एक गाना ऐड करना चाहिए। तो इस सिचुएशन के लिए चंद्रा बारोट जी गए थे म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के पास में, और कल्याण जी आनंद जी ने अनजान साहब से एक गाना मांगा, और वो था खई के पान बनारस वाला। वो गाना शूट हुआ और रिकॉर्ड भी हुआ किशोर कुमार जी की आवाज़ में, और किशोर कुमार जी ने कम से कम 30-35 पान इस गाने के लिए खाए, और खाए भी और थूके भी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट सारा स्टूडियो गंदा कर दिया था पान खाकर गाना गाते समय। तो लेकिन वो गाना इतना अच्छा निखर के आया, और वो इतना सुपर हिट हुआ, और फिल्म को सुपर हिट करने वाला भी यही गाना था। अभी आनंद पानन में फ़िल्म तो बन गई सारी स्टारकास्ट के साथ में, बहुत सारी फिल्मों में प्रॉब्लम्स आई लोकेशंस को लेकर के, इंक्लूडिंग कपड़ों को लेकर के। तो बजट नहीं था, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर जो थे नरीमन ईरानी साहब वो कर्ज़े में थे, तो लोग वैसे भी उनको पैसे नहीं दे रहे थे। लेकिन जिन्होंने भी दिए तो बहुत बहुत टाइट बजट पे पैसे दिए गए थे, और जो है कि पैसे बचाने के चक्कर में नरीमन ईरानी साहब ने इफ्तिखार को डीएसपी डिसिल्वा के रोल के लिए साइन किया, इसलिए कि उनके लिए वर्दी नहीं सिलानी पड़े। जी हाँ, उनके लिए वर्दी नहीं सिलानी पड़े, क्योंकि इससे पहले भी इफ्तिखार साहब जो है बहुत सारी फिल्मों में पुलिस का किरदार कर चुके थे। हालांकि ये किरदार सुनने के बाद में राजेंद्र कुमार जी को बड़ी इच्छा थी इस किरदार को निभाने की, लेकिन उनके लिए नई वर्दी सिलवानी पड़ती, इसके चक्कर में ईरानी साहब ने इफ्तिखार को साइन कर लिया था इस फिल्म में। तो सोचिए कितनी विडंबना रही होगी, कितना बजट का प्रॉब्लम रहा होगा कि ऐसे सब मतलब जुगाड़ लगा करके ये फ़िल्म कंप्लीट हुई। और फिल्म को कंप्लीट होते होते कम से कम 3.5 साल लगे बजट के प्रॉब्लम्स की वजह से, और 3.5 सालों में बहुत सारी फिल्में अमिताभ बच्चन जी की रिलीज़ हो गई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल, दीवार, शोले, ये सारी फिल्में इस दौरान रिलीज़ हो गई, और अमिताभ मतलब एक पीक पे पहुंच गए थे बिफोर डॉन रिलीज्ड। हालांकि डॉन में काम करना उन्होंने 74 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन फिल्म रिलीज़ हुई 78 में, और उससे पहले तो वो एस्टैब्लिश स्टार बन चुके थे। और इसी बीच त्रिशूल रिलीज़ हुई, और उसके एक हफ़्ते बाद में डॉन रिलीज़ हुई, और किसी को पता ही नहीं चला कि डॉन कब रिलीज़ हुई, क्योंकि मार्केटिंग के लिए भी बजट नहीं था। तो ये फिल्म कंप्लीट हुई 25 लाख रुपीज़ में, किसी के फ़ीस के बगैर। 25 लाख में फ़िल्म पूरी हुई, कोई मार्केटिंग के लिए पैसा था नहीं, तो फिल्म आनंद पानन में रिलीज़ कर दी गई त्रिशूल के एक हफ़्ते बाद, रिलीज़ होने के एक हफ़्ते बाद, और एक हफ़्ते के अंदर अंदर ही इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया। जी हाँ, आप मानेंगे इस बात को, लेकिन ये बात सच है कि इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया। लेकिन सेकंड वीक में जब लोग त्रिशूल देखने के बाद में अमिताभ की दूसरी फिल्म लगी है तो देखने के लिए जब जाते थे, तो एक गाना सब लोगों को ज़्यादा पसंद आता था, वो था खई के पान बनारस वाला, और इस गाने की वजह से ही जो है डॉन हिट हुई।
और इस गाने का बड़ा योगदान रहा डॉन फिल्म में, और इस स्क्रिप्ट का बड़ा योगदान रहा, स्क्रिप्ट राइटर का बड़ा योगदान रहा, कल्याण जी आनंद जी साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उनका योगदान रहा, जीनत अमान, चंद्रा बरोट, प्राण साहब, इन सब ने उधार पे काम किया था। रिजेक्टेड स्क्रिप्ट, रिजेक्टेड सॉन्ग, उधार का काम, और फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट विदाउट एनी मार्केटिंग, बिकॉज द प्रोडक्ट वॉज सो गुड। लेकिन इस फिल्म को बनते वक्त, इस फिल्म को बनाते वक्त एक साथ में बगल में दूसरा फिल्म का सेट लगा था, और उस सेट का एक बिजली का खंभा जो है ईरानी साहब के सर पे गिर गया और उसी दौरान उनकी डेथ हो। बड़ी मायूसी छा गई पूरे यूनिट में, लेकिन पूरे यूनिट ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये फ़िल्म हम पूरी करके रहेंगे, और इसमें से जो भी मुनाफा होगा वो ईरानी साहब की वाइफ को दे देंगे और उनको कर्ज़े में से बाहर निकालेंगे। तो ये जज्बा था उस समय के लोगों का, दोस्ती का जज्बा समझ लीजिए, या अंडरस्टैंडिंग का जज्बा समझ लीजिए, या एक दूसरे को मदद करने का जज्बा समझ लीजिए, जो भी समझे। लेकिन ये वो दौर था जब लोग एक दूसरे को मदद करते थे। खैर, ऐसा नहीं है कि आज की दौर में नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ज़माना थोड़ा सा और था। और फाइनली फ़िल्म रिलीज़ हो गई। सेकेंड हफ्ते के बाद फिल्म ने ज़ोर पकड़ा, गानों ने ज़ोर पकड़ा, और एक टाइम ऐसा आया कि लोग 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े रहते थे टिकट निकालने के लिए। तो ये हुआ फिल्म का हाल आफ्टर द रिलीज़। तो बिना मार्केटिंग की फ़िल्म हिट हो गई, और डॉन में जो बहुत सारे सीन्स हैं जो अलग अलग लोकेशंस पे शूट हुए, बिकॉज ऑफ द बजट सेट्स नहीं बनाए जाते थे, जो रेडीमेड चीज़ें मिल जाती थी उसी में फ़िल्म शूट हो जाती थी। और वो जंगली बिल्ली का डायलॉग वाला जो सीन है, अमिताभ ने एक अलग लोकेशन पे शूट किया था, और जीनत अमान का साथ ही में एक फ़ाइट का सीन है उसी कमरे के अंदर। अगर आप देखा जाए तो दोनों फ्रेमों को जोड़ा गया है, लेकिन दोनों ने अलग अलग शूट किया था, तो वो फ्रेम बाद में एक साथ कर दी गई। वैसे ही फिल्म का जो गाना है हेलन जी का स्टार्टिंग का, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, उसमें जो कोरियोग्राफर थे PL राज, वो नहीं चाहते थे कि हेलन जी जो है हाथ में शराब की बोतल लेकर के डांस करे, लेकिन चंद्रा बारोट जी चाहते थे कि हेलन जी हाथ में शराब की बोतल लेके डांस करे। तो 2 सीन शूट हुए, और एक शराब की बोतल के बगैर और एक शराब की बोतल के साथ। और जब बाद में यूनिट ने मिल करके वो सॉन्ग देखा, तो सब लोगों ने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया कि हेलन जी जो है वो शराब की बोतल के साथ जब डांस करती है तो ज़्यादा पर्दे पे अच्छा दिखता है वो गाना। तो दैट्स हाउ इट वाज डिसाइडेड कि वो गाना फाइनल में रखा जाएगा, और इस तरह से ये फ़िल्म कंप्लीट हुई और फिल्म हो गई सुपर डुपर हिट। और इस फिल्म के सारे गाने भी सुपर डुपर हिट हुए, और मुझे भी सारे गाने पसंद है, लेकिन अफसोस मैं सारे गाने गा नहीं सकूँगा। एक गाना मैं गाने की कोशिश ज़रूर करूँगा आज आप लोगों के लिए, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। और डॉन की कहानी आप लोगों ने सुनी ली। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, पसंद आने जैसी ही है, क्योंकि स्ट्रगल की कहानी है और स्ट्रगल के बाद सक्सेस की कहानी है। तो इसी डॉन की इस सक्सेस को ट्रिब्यूट देते हुए मैं एक गाना गाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। उम्मीद है आप लोगों को गाना भी पसंद आएगा। तो सुनते हैं डॉन का ये गाना। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार,
जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला। वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। होगा तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना। नाज न कर यूं तेरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना। जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। So friends, I am sure you're going to like this story. If you like, please like, comment, share, subscribe. If you don't like, please also comment. We wait for your comments to improve. So this is Parag Desai signing off. Bye bye.